लगेंगी, पर हैं दोनों ही बदलाव, पहचान और शासन के गहरे सवालों से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ है असम का बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यानी बीटीआर, जहां आप देखिए संविधान की छठी अनुसूची के तहत डिजिटल गवर्नेंस और राजनीतिक समीकरण वो एक नई शक्ल ले रहे हैं। हाँ, और दूसरी तरफ बिल्कुल एक अलग ही मिजाज की कहानी है अरुणाचल प्रदेश की अपातानी जनजाति। उनकी एक बहुत खास, बहुत पुरानी पहचान थी, चेहरे के टैटू और नाक के प्लग। वो अब ना धीरे धीरे वक्त के साथ धुंधली पड़ रही है, मतलब समझिए गायब ही होने वाली है। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इन दोनों सिचुएशंस की बारीकियों में ले जाते हैं। जैसे बीटीआर के डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, वहाँ के जो आने वाले चुनाव हैं, भाषा से जुड़े अधिकार। और दूसरी तरफ हाँ, अपातानी टैटू और नोज प्लग की पूरी परंपरा क्यों थी, कैसे होती थी, और सबसे जरूरी क्यों अब खत्म हो रही है, ये सब। बिल्कुल। तो हमारा मकसद आज यही है कि इन स्रोतों के जरिए ये समझें कि पूर्वोत्तर में ये बदलाव हो कैसे रहे, कैसे एक समुदाय टेक्नोलॉजी और स्वशासन के साथ मतलब तालमेल बिठा रहा है। और दूसरे की इतनी अनूठी पहचान वो क्यों और कैसे मिट रही है, ये समझना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यानी बीटीआर से। देखते हैं कि भाई इस क्षेत्र में आधुनिकता और स्वशासन का ताना बाना कैसे बुना जा रहा है, खासकर वो जो संविधान का एक विशेष प्रावधान है उसके तहत। हाँ, पर उससे पहले ना ये 6 शेड्यूल और बीटीआर का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेना जरूरी है। मतलब कहानी की नींव तो वही है। हाँ बिल्कुल, आप बताइए जरा इसके बारे में। देखिए, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची या जिसे 6 शेड्यूल कहते हैं, वो असल में पूर्वोत्तर भारत के कुछ खास आदिवासी बहुल इलाके हैं ना, उनको विशेष प्रशासनिक स्वायत्ता देती है। इसके तहत क्या होता है कि स्वायत्त जिला परिषदें बनती हैं या फिर रीजनल काउंसिल्स, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या रीजनल काउंसिल्स। अच्छा। इनका मेन काम होता है कि इन इलाकों की जो खास जनजातीय संस्कृति है, उनकी परंपराएं हैं, उनको बचाना, उनको अपने मामलों में खुद शासन करने का हक देना और उनके विकास का खाका तैयार करना। तो ये जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, बीटीसी, ये इसी 6 शेड्यूल के तहत बनी है और ये असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बीटीआर का प्रशासन देखती है। और इसी बीटीआर ने, जैसा आप कह रही थी, हाल में टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। जी, ये शायद इस तरह की जो स्वायत्त क्षेत्र हैं उनके लिए एक मिसाल भी बन सकता है। हाँ, ये वाकई काफी महत्वपूर्ण कदम है। बीटीआर देश का पहला ऐसा 6 शेड्यूल क्षेत्र बन गया है जिसने अपने सारे मतलब 100% भूमि रिकॉर्ड्स को पूरी तरह डिजिटाइज कर दिया है। 100%। हाँ, 100%। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसमें आप सोचिए करीब 15 लाख से ज्यादा दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया गया है। 15 लाख? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब है कि जमीन से जुड़ी सारी की सारी जानकारी अब डिजिटल फॉर्मेट में है। अच्छा, तो आम लोगों तक ये पहुंचेगी कैसे? हाँ, वो भी सोचा गया है। ये सभी डिजिटल रिकॉर्ड्स अब अलग अलग तरीकों से मिल सकते हैं। सरकारी कियोस्क है, खास तौर पर बनाए गए मोबाइल ऐप है और एक वेब पोर्टल भी है, उसके जरिए भी लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ बात सिर्फ रिकॉर्ड डिजिटाइज करने की नहीं है, बल्कि उसके असर की है। इस कदम से ना जमीनी स्तर पर ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता वो काफी बड़ी है। जमीन के मालिकाना हक को लेके जो गड़बड़ियां होती थीं, भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी की आशंका रहती थी, हाँ, वो तो बहुत होता है। हाँ, उनमें काफी कमी आने की उम्मीद है अब। मुझे लगता है ये सिर्फ पारदर्शिता की बात नहीं है, बल्कि ये तो लोगों को एम्पावर करने जैसा है ना? जब जानकारी आपके हाथ में है, आसानी से मिल रही है, तो लोग अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा जागरूक होंगे। शायद सिस्टम पर भरोसा भी बढ़ेगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये एक तरह से डिजिटल इंडिया मिशन के साथ कदम मिलाना भी है, लेकिन इसका महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये एक स्वायत्त क्षेत्र में हुआ है। ये दिखाता है कि कैसे 6 शेड्यूल के तहत काम करने वाली संस्थाएं भी नेशनल लेवल की प्राथमिकताओं के साथ जुड़कर अपने यहाँ लोकल गवर्नेंस को मजबूत कर सकती हैं। ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, बल्कि आप कह सकती हैं शासन का एक नया मॉडल बनाने की कोशिश है। ये तो हुई एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन बीटीआर में भाई पॉलिटिक्स भी तो गरमाई हुई है। चुनाव वगैरह का क्या सीन है वहाँ? हाँ, राजनीतिक लिहाज से भी बीटीआर में काफी हलचल है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी, उसके चुनाव अगले साल होने हैं। 22 सितंबर 2025 को वोटिंग है और वोटों की गिनती 26 सितंबर को होगी। और ये चुनाव इस क्षेत्र के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। अहम क्यों? मतलब क्या खास दांव पे लगाए इन चुनावों में? देखिए, इन्हें कई वजहों से एक पॉलिटिकल लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है।
पहला तो ये कि जो बोडो शांति समझौता हुआ था, उसके बाद क्षेत्र में जो शांति और स्थिरता आई है, ये चुनाव उसकी एक तरह से परीक्षा होंगे। दूसरा, ये दिखाएंगे कि लोगों के लिए अब कौन से मुद्दे ज्यादा मायने रखते हैं। क्या अभी भी पहचान वाले मुद्दे हावी हैं या फिर अब विकास, रोजगार, ये बातें ज्यादा जरूरी हो गई हैं। और तीसरा, ये चुनाव तय करेंगे कि बीटीआर की राजनीति आगे किस दिशा में जाएगी। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कैसे उतरी हैं मैदान में, कोई खास रणनीति, कोई बदलाव? एक दिलचस्प बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी उसने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पहले वो गठबंधन में लड़ती थी। अच्छा। हाँ, तो कई लोग मान रहे हैं कि शायद ये इस बात का इशारा है कि पार्टी अब बीटीआर में सहयोगियों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी सीधी पकड़ बनाना चाहती है, जो कि मतलब वहाँ की पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। जहाँ तक बाकी दलों की बात है, जो मेन प्लेयर्स हैं जैसे बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, बीपीएफ और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यूपीपीएल, जो अभी सत्ता में है, वो भी पूरी तैयारी में है। सभी बड़े दलों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। विकास और स्वशासन, ये दो मुद्दे तो हमेशा ही 6th शेड्यूल वाले इलाकों में बहस का मुद्दा रहते हैं। क्या बीटीआर को लेकर भी अलग-अलग नजरिए सामने आ रहे हैं, जैसा हमारे स्रोत बता रहे थे? हाँ बिल्कुल, इस पर दो मुख्य विचार दिखते हैं। एक तरफ तो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। उनका मानना है कि 6th शेड्यूल वाले क्षेत्रों में अब लोगों की सोच में बड़ा बदलाव आया है। उनका तर्क है कि पहले जहां आदिवासी पहचान और उससे जुड़े मुद्दे ज्यादा हावी रहते थे, अब विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन जरूरतों को लोग ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ये क्षेत्र अब पिछड़ेपन से निकलकर समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा नजरिया क्या है? दूसरा नजरिया, जैसा कि स्रोतों में गौरव गोगोई जैसे कुछ आलोचकों के हवाले से कहा गया है, वो थोड़ी चिंता जाहिर करता है। उनका आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकारें जो संवैधानिक स्वशासन की व्यवस्था है ना, उसको धीरे धीरे कमजोर कर रही हैं। उनका मानना है कि विकास के नाम पर 6th शेड्यूल की जो मूल भावना थी, यानी आदिवासी समुदायों को अपने मामलों में फैसले लेने का अधिकार देना, उनकी खास पहचान को सुरक्षित रखना, उसकी अनदेखी हो रही है। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये सिर्फ स्रोतों में दिए गए विचार है। हमारा काम सिर्फ जानकारी देना है, किसी का पक्ष लेना नहीं। लेकिन हाँ, ये बहस चल रही है कि 6th शेड्यूल का असली मकसद क्या है और बदलते वक्त में इसे कैसे लागू करें। इन राजनीतिक और मतलब वैचारिक बहसों के बीच बीटीआर के भूगोल और भाषा के स्तर पर भी कुछ बदलाव हुए हैं क्या? हाँ, हाल के सालों में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं। जैसे जनवरी 2023 में 60 और गांवों को बीटीआर के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया था। अच्छा। हाँ, ये वो गांव थे जहां बोडो समुदाय की आबादी 80% या उससे ज्यादा थी। इससे क्या हुआ कि बीटीआर का सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया ही नहीं बढ़ा, बल्कि क्षेत्र में बोडो समुदाय का प्रभाव भी और मजबूत हुआ। इसके साथ ही बोडो भाषा, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हाँ, देवनागरी में, हाँ, उसे असम राज्य की सह आधिकारिक भाषा का दर्जा भी दिया गया। ये दोनों कदम बोडो पहचान और उनके सांस्कृतिक अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में मतलब ठोस प्रयास माने जा सकते हैं। ये दिखाता है कि पहचान सिर्फ एक एहसास नहीं है, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल ढांचे में भी जगह मिल रही है। अच्छा, ये सब लागू कैसे होता है जमीन पर? मतलब ये काउंसिल काम कैसे करती है प्रशासनिक तौर पर? ये अधिकार असल में कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये हमें बीटीसी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बनावट है उसमें दिखता है। इसकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। फिलहाल उसमें यूपीपीएल और बीजेपी के सदस्य शामिल हैं। यही कमेटी रोजमर्रा के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इसके सदस्य एजुकेशन, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, कल्चर जैसे जो जरूरी डिपार्टमेंट है उनका काम देखते हैं। ये स्ट्रक्चर दिखाता है कि कैसे 6th शेड्यूल के तहत बनी संस्थाएं संप्रभुता का विचार, विकास की ज़रूरतें और सांस्कृतिक संरक्षण की जिम्मेदारी, इन सब के बीच एक बैलेंस बनाने की लगातार कोशिश करती हैं। ये बड़ा मुश्किल संतुलन है वैसे। तो ये थी बीटीआर की कहानी, जहां टेक्नोलॉजी, राजनीति, विकास और पहचान के धाबे मिलकर एक कॉम्प्लेक्स लेकिन बड़ी डायनामिक तस्वीर बना रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक समुदाय मॉडर्न चैलेंजेस का सामना करते हुए अपने स्वशासन के मॉडल को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ से हम अपनी चर्चा को एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाते हैं। चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, आपातारी जनजाति के पास, जहाँ पहचान की कहानी एक अलग ही रूप में सामने आ रही है।
एक ऐसी पहचान जो बाहरी दुनिया के दबाव में नहीं, शायद अंदरूनी बदलावों और सामाजिक ज़रूरतों के चलते बदल रही है। हाँ, आपातानी जनजाति की कहानी तो मतलब दिल को छू लेती है। ये लोग अरुणाचल प्रदेश की बहुत ही खूबसूरत जीरो वैली में रहते हैं। वो घाटी सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपनी खास धान मछली पालन की जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है उसके लिए, और खासकर आपातानी समुदाय की अपनी अनोखी संस्कृति के लिए जानी जाती है। उसको तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए भी प्रपोज किया गया है। अच्छा, हाँ, और इसी खास संस्कृति का एक बहुत ही विजिबल और अब दुर्लभ होता हुआ हिस्सा थे उनके चेहरे के टैटू और नाक में पहने जाने वाले बड़े बड़े लकड़ी के प्लग। उनको देखकर ही आपातानी महिलाओं को दूर से पहचान सकते थे। ये टैटू और प्लग दिखते कैसे थे? क्या खास था इनमें? आपातानी महिलाओं के चेहरे पर जो टैटू बनते थे उन्हें वो अपनी भाषा में तीपे कहते थे। इसमें क्या होता था, माथे के बीच से शुरू होकर नाक की नोक तक एक सीधी गहरी नीली या काली खड़ी लाइन होती थी, और इसके अलावा निचले होंठ से लेकर ठोड़ी तक 5 पैरेलल खड़ी लाइनें गुदवाई जाती थीं। 5 लाइनें? हाँ, और साथ ही वो अपनी नाक के दोनों नथुनों में बेंथ या लकड़ी के बने बड़े बड़े गोल प्लग पहनती थीं, जिन्हें यापिन हुलो कहते थे। ये प्लग धीरे धीरे नाक के नथुनों को काफी फैला देते थे। ये सुनने में काफी अलग और शायद दर्दनाक भी लगता होगा। इसके पीछे कोई खास वजह थी। ये शुरू क्यों हुई थी ये प्रथा? इसके पीछे काफी मशहूर लोक कथा है जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। कहते हैं कि पुराने जमाने में आपातानी औरतें अपनी सुंदरता के लिए पूरे इलाके में जानी जाती थी, और उनकी इसी सुंदरता के कारण आसपास की जो दूसरी जनजातियां थीं उनके मर्द अक्सर उनका अपहरण कर लेते थे। हाँ, तो इस लगातार होने वाले अपहरण और उससे जुड़ी हिंसा से बचने के लिए आपातानी महिलाओं ने खुद को जानबूझकर, कह लीजिए, कम आकर्षक दिखाने का एक तरीका निकाला। उन्होंने अपने चेहरे पर ये परमानेंट निशान गुदवाना और नाक में बड़े प्लग पहनना शुरू कर दिया, ताकि बाहर वाले उन्हें देखकर आकर्षित न हो और अपहरण का डर कम हो जाए। ये तो वाकई में अपने अस्तित्व की लड़ाई से जुड़ी एक अजीब सी कहानी है। कैसे एक समुदाय ने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी ही पहचान को इस तरह बदल दिया? अच्छा, और ये टैटू बनाने का प्रोसेस क्या था? ये आसान तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था। तरीका पूरी तरह से ट्रेडिशनल था और काफी दर्दनाक भी रहा होगा यकीनन। टैटू के लिए स्याही बनाने के लिए सूअर की चर्बी को कालिख के साथ मिलाते थे। कालिख मतलब लकड़ी या बर्तन के जलने से जो बनती है। अच्छा। सुई का काम वाइसेलिनो लोटिका नाम का एक लोकल कांटेदार पौधा होता था, उसके तेज कांटों से लेते थे। इन कांटों से स्किन को गोदकर स्याही भरी जाती थी, और गोदने के टाइम स्किन पर एक जैसा प्रेशर बनाने के लिए और शायद दर्द को कुछ कम करने के लिए भी एम्पिया याखो नाम का एक छोटा लकड़ी का हथौड़ा जैसा इस्तेमाल करते थे। और ये सब करते कब थे? कोई खास मौसम या वक्त होता था इसके लिए? हाँ, ये प्रोसेस आमतौर पर सर्दियों के महीनों में किया जाता था। वजह ये थी कि ठंडे मौसम में घाव जल्दी भरते हैं और इन्फेक्शन का खतरा भी कम रहता है। जाहिर है उस टाइम एंटीसेप्टिक वगैरह तो थे नहीं, तो मौसम का ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन आज अगर कोई जीरो वैली जाए तो शायद ही किसी जवान लड़की के चेहरे पर यह टैटू या नाक में प्लग दिखें। ये परंपरा खत्म कैसे हो गई फिर? हाँ, ये परंपरा अब लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और इसका अंत अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक सोचे समझे फैसले के तहत हुआ। स्रोतों के हिसाब से 1970s के शुरू में, शायद 71 से 74 के बीच, भारत सरकार और खुद आपातानी समुदाय का एक बड़ा एक्टिव युवा संगठन था, आपातानी यूथ एसोसिएशन AYA। उन्होंने मिलकर इस प्रथा को बंद करने का फैसला किया। सरकार और समुदाय के युवाओं ने मिलकर। इसकी वजह क्या बताई गई? लोक कथा तो अपहरण से बचाव की बात करती है, तो फिर इसे बंद क्यों किया? वजह थी बदलता हुआ सामाजिक माहौल। जैसे जैसे आपातानी लोग, खासकर औरतें, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए या दूसरे कामों से जीरो वैली से बाहर की दुनिया में जाने लगे, उन्हें अपने इन खास शारीरिक निशानों की वजह से काफी दिक्कतें होने लगी। उन्हें अक्सर सामाजिक उपेक्षा का, मजाक का और स्टीरियोटाइपिंग का शिकार होना पड़ता था। लोग उन्हें पिछड़ा या अजीब समझते थे। तो इसी सामाजिक कलंक मतलब स्टिग्मा और भेदभाव से नई पीढ़ी को बचाने के लिए समुदाय ने, खासकर युवाओं ने, इस सदियों पुरानी प्रथा को रोकने का मुश्किल लेकिन जरूरी फैसला लिया। ये एक तरह से बाहरी दुनिया के साथ एडजस्ट करने की कोशिश थी। तो आज इसकी क्या स्थिति है? क्या ये पूरी तरह मिट चुकी है?
आज ये टैटू और नोज प्लग सिर्फ समुदाय की सबसे बुजुर्ग पीढ़ी की महिलाओं में ही देखने को मिलते हैं। वो औरतें जिनकी उम्र शायद 70, 80 या उससे भी ज्यादा है। नई पीढ़ी की किसी भी लड़की ने इसे नहीं अपनाया है। तो ये परंपरा अब वाकई एक लुप्त होते सांस्कृतिक प्रतीक की तरह बन गई है। ये उन बुजुर्ग महिलाओं के साथ ही शायद हमेशा के लिए चली जाएगी। उन बुजुर्ग महिलाओं के लिए इसका क्या मतलब रहा होगा? ये सिर्फ एक निशान तो नहीं था उनके लिए? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ अपहरण से बचाव का एक तरीका भर नहीं रह गया था। वक्त के साथ ये टैटू और नोज प्लग आपातानी होने की पहचान का, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी का एक अटूट हिस्सा बन गए थे। आज जब ये परंपरा उनकी आंखों के सामने खत्म हो रही है, तो कई बुजुर्ग महिलाएं इसे अपनी पहचान के खोने के तौर पर देखती हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक रिवाज का अंत नहीं, बल्कि उनके अपने वजूद के एक हिस्से का मिटना है, और वे इसके लिए दुख भी जाहिर करती हैं। ये उनकी जिंदगी का, उनके इतिहास का हिस्सा था। और नई पीढ़ी ने इसे क्यों नहीं अपनाया? क्या सिर्फ बाहरी दबाव था या और भी कारण थे? बाहरी दुनिया से कांटेक्ट बढ़ा, इन सब ने नई पीढ़ी की सोच और उनकी प्रायोरिटीज को भी बदला। जैसा कि कई सोशल साइंटिस्ट्स की स्टडीज में भी सामने आया है, युवा पीढ़ी अब अपनी पहचान को शायद पढ़ाई लिखाई, करियर और मॉडर्न लाइफस्टाइल से ज्यादा जोड़कर देखती है। उनके लिए वो मौके और उम्मीदें ज्यादा जरूरी हो गए जो उन्हें मेन स्ट्रीम समाज से जोड़ती हैं, बजाय उन परंपराओं के जो उन्हें अलग दिखाती थी। तो उन्होंने इस परंपरा से एक तरह से स्वाभाविक दूरी बना ली। तो ये थी पूर्वोत्तर भारत की दो अलग अलग कहानियां। एक बीटीआर की, जहां आधुनिकता और स्वशासन के नए प्रयोग हो रहे हैं, पहचान को नए सिरे से गढ़ा जा रहा है, और दूसरी आपातानी की, जहां एक सदियों पुरानी पहचान धीरे धीरे मिट रही है। अब अगर हम इन दोनों को एक साथ रखकर देखें तो क्या कोई बड़ी तस्वीर उभरती है? कोई कलेक्शन? हाँ, यहाँ एक दिलचस्प तुलना की जा सकती है और कुछ गहरे सबक भी मिलते हैं। बीटीआर का डिजिटलीकरण और एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार वो बाहरी दुनिया की टेक्नोलॉजी और सिस्टम को अपनाने का एक उदाहरण है, लेकिन उसका मकसद क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नेंस को मजबूत करना और बोडो पहचान को आज के दौर में स्थापित करना। ये एक तरह से पहचान को बचाते हुए मॉडर्नाइज करने की कोशिश है, मतलब टेक्नोलॉजी को अपनी शर्तों पर अपनाना। और आपातानी कहानी इसके उलट लगती है। कुछ मायनों में हाँ, आपातानी टैटू और नोज प्लग की प्रथा का अंत ये दिखाता है कि कैसे बाहरी दुनिया से संपर्क और सामाजिक दबाव कभी-कभी किसी समुदाय को अपनी सबसे खास पहचानों को छोड़ने पर मजबूर कर सकता है, भले ही वो उनकी अंदरूनी संस्कृति का कितना भी गहरा हिस्सा क्यों न रही हो। यहाँ बदलाव बाहरी दुनिया के साथ एडजस्ट करने की जरूरत से ज्यादा प्रेरित लगता है, और ये बदलाव पहचान के एक दिखने वाले सिंबल को मिटा कर आया। बीटीआर में पहचान को विस्तार मिल रहा है, भाषा, क्षेत्र, जबकि यहाँ पहचान का एक पहलू सिकुड़ रहा है। बिल्कुल, पहचान की राजनीति और संस्कृति का पहलू भी दोनों में बहुत मजबूती से उभरता है। निश्चित रूप से बीटीआर में हमने देखा कि कैसे भाषा को सह आधिकारिक दर्जा देना या इलाके की सीमाएं बढ़ाना, ये सब सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों को मजबूत करने का जरिया बनता है। यहाँ पहचान ज्यादातर सामूहिक है, राजनीतिक है, प्रशासनिक स्तर पर डिफाइन हो रही है। और आपातानी के मामले में ये ज्यादा व्यक्तिगत, ज्यादा शारीरिक स्तर पर दिखती है। सही कहा। आपातानी का उदाहरण हमें याद दिलाता है कि पहचान सिर्फ नक्शों, कानूनों या भाषा नीति में ही नहीं होती। वो शरीर पर उकेरी जा सकती है, रोजमर्रा की जिंदगी में जी जाती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली यादों और भावनाओं में जिंदा रहती है। जब टैटू जैसे शारीरिक प्रतीक मिटते हैं, तो पहचान का सिर्फ एक बाहरी निशान नहीं मिटता, बल्कि उससे जुड़ी कहानियां, यादें और शायद समुदाय की आत्मा का एक हिस्सा भी खो जाता है। यहाँ ये सवाल उठता है कि जब पहचान के दिखने वाले निशान चले जाते हैं, तो पहचान खुद कैसे बनी रहती है या बदल जाती है। तो अंत में इन दोनों कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? हमारे लिए इनका क्या महत्व है आज? देखिए, बीटीआर का मामला उन सब के लिए एक जरूरी केस स्टडी है जो भारत में शासन के मॉडल, विकास की राजनीति और खासतौर पर 6 शेड्यूल जैसे विशेष संवैधानिक प्रावधानों के कामकाज को समझना चाहते हैं। ये दिखाता है कि स्वायत्त शासन की चुनौतियां क्या हैं, संभावनाएं क्या हैं, और ये जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है। और आपातानी की कहानी का क्या सबक है? आपातानी की कहानी हमें स्वदेशी पहचान की नाजुकता के बारे में बताती है, कल्चरल डाइवर्सिटी कितनी कीमती है ये समझाती है, और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में जो नुकसान होता है उसके प्रति संवेदनशील बनाती है। ये हमें सिखाती है कि प्रगति और विकास का मतलब हमेशा कुछ पाना ही नहीं होता, कई बार कुछ अनमोल खोना भी होता है।
इन कहानियों को, इन सांस्कृतिक यादों को सहेजना और समझना ज़रूरी है ताकि वे इतिहास में पूरी तरह खो ना जाएं। ये हमें बदलाव की मानवीय कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये दोनों ही किस्से हमें पूर्वोत्तर भारत की जटिल, बहुस्तरीय और लगातार बदलती हुई हकीकत की एक झलक देते हैं। एक तरफ भविष्य की ओर बढ़ते कदम हैं, तो दूसरी तरफ अतीत की कुछ चीजें पीछे छूट रही हैं। हाँ, और ये दोनों ही हमें कुछ बुनियादी सवालों पर सोचने के लिए उकसाते हैं। बिल्कुल, और इसी विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा समाप्त करते हैं। लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वे खुद सोच सकते हैं। क्या सवाल है वो? सवाल यह है कि जब विकास और परंपरा आमने सामने खड़े होते हैं, जब आधुनिकता और सदियों पुरानी पहचान के बीच टकराव या चुनाव की नौबत आती है, तो ये फैसला आखिर कौन करता है कि क्या बचाना है और क्या बदलना है? क्या ये फैसला समुदाय खुद लेता है, या बाहरी ताकतें हावी होती हैं, या सिर्फ वक्त का तकाजा होता है? और इस फैसले की, इस बदलाव की असली कीमत कौन और कैसे चुकाता है? प्रगति की राह पर आगे बढ़ते हुए हम क्या हासिल करते हैं और अनजाने में क्या गंवा देते हैं? इस पर सोचना शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।